अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि नए साल की एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ टोनी के साथ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम माया हैंसन था। वो भी एक साइंटिस्ट थी और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट था, जो कि ये था कि किसी भी डिसेबल इंसान को एक्सट्रीमिस्ट की मदद से ठीक किया जा सकता था। लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके लिए माया को टोनी की हेल्प चाहिए थी। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात एल्ड्रिच कैलियन नाम के आदमी से होती है। वो भी एक साइंटिस्ट था और टोनी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन टोनी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब वो टोनी से मिलने आता है तो टोनी उसे वहाँ टालने के लिए बोलता है कि छत पर जाओ, मैं भी वहाँ पर आता हूँ, लेकिन टोनी वहाँ माया के साथ टाइम स्पेंड करके वहाँ से चला जाता है। एल्ड्रिच पूरी रात टोनी का छत पर इंतजार करता रहता है, लेकिन टोनी उसे मिलने नहीं आता। फिर ये मूवी प्रेजेंट डे यानी 13 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है टोनी जो कि बहुत डिप्रेशन में है और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती और उसे बार बार घबराहट रहती है। वो इन फीलिंग्स से छुटकारा पाने के लिए दर्जनों आयरन सूट बना डालता है। फिर वो अपने आयरन सूट को एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाता है, जो कि ये था कि उसका सूट उसके बुलाने से उसके पास आने लगे, और ऐसा ही होने लगता है और वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एल्ड्रिच को देखते हैं जो कि पेपर से मिलने आता है और पेपर ये देखकर हैरान रह जाती है कि एल्ड्रिच पहले की तरह डिसेबल नहीं रहा, बल्कि उसने खुद को माया के साथ मिलकर ठीक कर लिया था। और एल्ड्रिच ये चाहता था कि एक्सट्रीमिस्ट के प्रोजेक्ट पर अब टोनी भी काम करे। इसके लिए एल्ड्रिच पेपर को एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताता है और वो पेपर को एक्सट्रीमिस्ट का डेमो भी दिखाता है कि एक्सट्रीमिस्ट कैसे किसी इंसान के दिमाग में घुसकर उसके डीएनए को बेहतर बनाने में मदद करता है। पेपर कहती है कि यानी तुम सुपर सोल्जर बनाना चाहते हो, और इसके लिए टोनी कभी भी नहीं मानेगा और वो उसे मना कर देती है और एल्ड्रिच वहाँ से चला जाता है। हैप्पी को एल्ड्रिच और उसके बॉडीगार्ड 7 पर शक हो जाता है। वो उन पर नजर रखता है और उनका पीछा करते हुए एक चाइनीज थिएटर में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि 7 एक मिलिट्री सोल्जर को बैग देता है। उस सोल्जर के उस चीज़ को स्मेल करते ही वो ब्लास्ट कर जाता है और वहां हैप्पी भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद हैप्पी को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां टोनी उससे मिलने आता है। वो हैप्पी की हालत देखकर बहुत गुस्से में होता है। वहाँ मीडिया वाले भी आ जाते हैं। वहाँ टोनी मीडिया के सामने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड मैड्रिन को धमकी देता है और कहता है कि तुम समझो तुम्हारी मौत हो गई और मैं तुम्हारी लाश लेने आ रहा हूँ। और टोनी अपने घर का एड्रेस भी बता देता है। अब पूरी दुनिया को टोनी के घर का पता चल जाता है। फिर हम माया हैंसन को देखते हैं जो कि टोनी के घर आई होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उस जगह पेपर भी होती है। तभी मैड्रिन के आदमी टोनी के घर पर हमला कर देते हैं और उस घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं। पेपर और माया उस हमले में बाल बाल बच जाती हैं, लेकिन इस हमले में टोनी और उसका पूरा घर समंदर में गिर जाता है। टोनी का आर्मर उसे पानी से निकालकर उसे टेनेसी जगह पर ले जाता है और उसके सूट की पावर भी खत्म हो जाती है। ये बहुत ठंडी जगह थी और वो अपने सूट को घसीटता हुआ एक घर पहुंचता है। यहाँ टेनेसी में टोनी की मुलाकात एक हार्ले नाम के लड़के से होती है, जिसकी मदद से टोनी अपने सूट को ठीक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ सबको यही लगता है कि टोनी मर चुका है, क्योंकि अभी तक टोनी का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए उसे सब मरा हुआ समझ लेते हैं और ये खबर पेपर में भी छप जाती है। टोनी जिस जगह पे होता है वहाँ मैड्रिड ने बहुत हमले किए होते हैं, इसलिए टोनी का आर्मर उसे उस जगह तक ले आता है। अब वो देखता है कि ये धमाके वैसे ही होते हैं जैसे धमाके से हैप्पी जख्मी हुआ था। फिर यहाँ एक लड़की टोनी पर हमला कर देती है। उसे देखकर टोनी समझ जाता है कि ये ब्लास्ट उसकी वजह से हो रहे हैं। वहाँ टोनी उस लड़की को मार देता है जो कि दरअसल एक्सट्रीमिस्ट होती है। यहाँ एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड 7 भी आता है। टोनी उसे बेहोश करके यहाँ से चला जाता है मैड्रिन के पास। टोनी वहाँ जाकर सिक्योरिटी में लगे सब लोगों को मारकर मैड्रिन तक पहुँच जाता है। फिर टोनी को पता लगता है कि मैड्रिन तो कोई है ही नहीं, बल्कि ये तो एक एक्टर होता है। दरअसल एल्ड्रिच ने ये सब इसलिए किया था कि जो भी बम धमाके हो रहे हैं पूरी दुनिया का ध्यान उस पर से हटकर मैड्रिन पर लगा रहे, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था वो गैर कानूनी था और इसमें बहुत खामियां भी थी। ये देखकर टोनी हैरान हो जाता है। फिर वहाँ एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड 7 आके टोनी को बेहोश कर देता है और एल्ड्रिच के पास ले जाता है। यहाँ एल्ड्रिच टोनी को बताता है कि उसने पेपर को भी एक्सट्रीमिस्ट बना लिया है ताकि टोनी उसका इलाज करने पर मजबूर हो जाए। ये सब देखकर माया का दिल बदल जाता है और वो टोनी की तरफ हो जाती है। साथ ही वो एल्ड्रिच से टोनी को छोड़ने का कहती है, लेकिन एल्ड्रिच उसे शूट कर देता है। एल्ड्रिच ने कर्नल को भी किडनैप कर लिया था और उसका आयरन सूट भी ले लिया था। एल्ड्रिच के पास आयरन मैन सूट भी होता है। टोनी मैड्रिन के पास जाने से पहले हार्ले को सूट चार्ज करने के लिए देकर आया था। फिर जब सूट चार्ज हो जाता है तो टोनी अपने सूट को अपने पास बुला लेता है। फिर टोनी देखता है कि जेम्स का सूट कहीं जा रहा होता है। टोनी जेम्स से पूछता है कि क्या सूट के अंदर तुम ही हो, तो जेम्स बताता है कि इस सूट में एल्ड्रिच है। फिर जेम्स और टोनी मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एल्ड्रिच का अगला निशाना यूएस प्रेसिडेंट है। वॉर मशीन आर्मर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। सभी को ये लगता है कि इसमें कर्नल है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि इसमें कर्नल नहीं बल्कि एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड 7 है।
फिर हम देखते हैं कि इसी प्लेन में आयरन मैन भी आ जाता है। 7 और आयरन मैन के बीच फाइट शुरू होती है। इस बार आयरन मैन 7 को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी लड़ाई में पूरा एरोप्लेन टूट-फूट जाता है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। आयरन मैन एक-एक करके सबको बचा लेता है और पानी में उतार देता है। फिर हमें टोनी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ सारे मलबे को हटाया जा रहा होता है। यहीं पर हमें घर के तहखाने में बहुत सारे आयरन मैन सूट देखने को मिलते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कर्नल का सूट एल्ड्रिच के पास पहुंचता है और इस सूट में प्रेसिडेंट निकलते हैं। यहाँ पर हम पेपर को भी देखते हैं। एल्ड्रिच प्रेसिडेंट को बताता है कि कल मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके मारूंगा। तुम्हारे मरने के बाद कल तुम्हारी जगह वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। यानी एल्ड्रिच के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मिले हुए हैं। वो ये सब वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर ही कर रहा था, क्योंकि उनकी बेटी अपाहिज थी और एल्ड्रिच ने उसे ठीक करने का वादा किया था। प्रेसिडेंट के मरने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फिर सारा कंट्रोल एल्ड्रिच का होगा और वो यही सोचकर अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि टोनी और कर्नल भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि कल टोनी पेपर को बचाएगा और कर्नल प्रेसिडेंट को, पर ये ऐसा करते उससे पहले इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टोनी जार्विस को कहकर अपने सारे आयरन सूट्स को बुला लेता है और फिर यहाँ एक्सट्रीम्स और आयरन मैन के सभी सूटों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। जेम्स प्रेसिडेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है और उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाता है। तभी टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनकर वहाँ पेपर को बचाने जाता है, लेकिन वहाँ एल्ड्रिच आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। टोनी पेपर को नहीं बचा पाता और वो उसके सामने ही नीचे आग में गिर जाती है। ये देखकर टोनी को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ कर्नल प्रेसिडेंट को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ टोनी के सामने एल्ड्रिच आ जाता है। टोनी और एल्ड्रिच के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन एल्ड्रिच को हराना इतना आसान ना था, इसलिए टोनी एल्ड्रिच को अपना आयरन सूट पहनाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इससे भी एल्ड्रिच नहीं मरता। वो जब फिर से टोनी पर हमला करने आता है तो वहाँ पर पेपर आ जाती है। पेपर आग से निकलकर एल्ड्रिच पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। पेपर भी असल में एक एक्सट्रीमिस्ट बन गई थी, इसलिए वो उस आग से बच जाती है। उसके बाद टोनी जार्विस से सारे आयरन सूट को ब्लास्ट करने का कहता है और जार्विस ऐसा ही करता है, जिससे पेपर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। आगे टोनी रिसर्च करके पेपर के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल देता है। वहीं दिखाया जाता है कि हैप्पी कोमा से बाहर आ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर साथ ही टोनी अपनी चेस्ट से वो मिसाइल की छरें निकलवा देता है, जिससे अब उसे आर्क रिएक्टर पहनने की ज़रूरत नहीं थी। फिर टोनी अपने आर्क रिएक्टर को समंदर में फेंक देता है, क्योंकि इसके बिना भी वो आयरन मैन ही होता है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि टोनी ये सब ब्रूस को बता रहा होता है, लेकिन ब्रूस टोनी को इग्नोर करके अपनी नींद पूरी करने में लगा होता है। जब टोनी पूछता है कि तुमने ये कहानी कहाँ तक सुनी, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो स्टार्ट में ही सो गया था। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।